दोस्तों, अगर आपको रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द क्रूकेड हाउस। हमने अब तक देखा कि कहानी की शुरुआत तब होती है जब लेखक सोफिया के घर जाता है। वहाँ सोफिया के दादाजी अरिस्टाइड लेनाइड्स की अचानक मौत हो गई होती है। घर के सभी लोग शक करते हैं कि मौत के पीछे उनकी जवान बीवी ब्रेंडा लेनाइड्स का हाथ हो सकता है। लोगों को लगता है कि उसका रिश्ता घर में ही रहने वाले लॉरेंस नाम के टीचर से चल रहा है, जिसे बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया था। जांच में पता चलता है कि अरिस्टाइड की इंसुलिन की बोतल में आई ड्रॉप्स मिला दिए गए थे, जिससे उनकी मौत हुई। चीफ इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ब्रेंडा ने ये काम किया होता तो वो आसानी से बोतल फेंक सकती थी और किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि अरिस्टाइड वैसे भी बूढ़े थे। इसी बीच अरिस्टाइड की वसीयत उनके लॉकर में मिलती है, लेकिन उसमें किसी के भी सिग्नेचर्स नहीं थे। उनके दोनों बेटे रॉजर और फिलिप कसम खाते हैं कि उन्होंने वसीयत पर गवाह के तौर पर साइन किए थे। यहाँ तक कि नौकर चाकरों ने भी साइन किए थे। अरिस्टाइड के वकील मिस्टर गैट्सकिल भी कहते हैं कि ये वही असली वसीयत है जो उन्होंने तैयार की थी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सबने साइन किए थे तो ये वसीयत बिना साइन किए हुए कैसे निकली। अध्याय 11। जब मैं कमरे में गया तो टैवर्नर कह रहा था और हम फिर वहीं पहुंच गए। मैंने सबसे बात की और क्या मिला? बिल्कुल कुछ भी नहीं। कोई कारण नहीं, किसी को पैसों की ज़रूरत नहीं, और उस औरत और आदमी ब्रेंडा और लॉरेंस के खिलाफ सिर्फ इतना सबूत है कि कॉफ़ी परोसते समय उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा था। अब चलो भी टैवर्नर, मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और जानकारी मिली है। अच्छा, सच में? तो बताओ मिस्टर चार्ल्स, तुम्हें क्या मिला है? मैं बैठ गया, सिगरेट जलाई और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रॉजर लेनाइड्स और उसकी पत्नी अगले मंगलवार विदेश जाने की योजना बना रहे थे। अरिस्टाइड और रॉजर के बीच अरिस्टाइड की मौत के दिन कुछ तनाव भरी बातें हुई थी। बूढ़े लेनाइड्स ने कोई गड़बड़ पकड़ ली थी और रॉजर अपनी गलती मान रहा था। टैवर्नर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा। क्या नौकरों ने बताया? नहीं, नौकरों ने नहीं, मैंने ये जानकारी पाई है। मैं रुका। एक प्राइवेट एजेंट से? क्या मतलब? मानना पड़ेगा कि जासूसी की कहानियों के हिसाब से इस एजेंट ने पुलिस को बहुत पीछे छोड़ दिया है, मैंने कहा, और मुझे लगता है कि मेरे इस प्राइवेट जासूस के पास अब भी और कई राज है। तो रॉजर? टैवर्नर बोला। रॉजर एक बेईमान निकला। मुझे ये बताते हुए थोड़ी झिझक हुई, क्योंकि मुझे रॉजर लेनाइड्स पसंद था, और ये भी हो सकता है कि जोसेफिन की बातें पूरी तरह भरोसेमंद न हो। तो एक बच्ची ने तुम्हें बताया? टैवर्नर ने कहा। लगता है उसे घर में होने वाली हर बात की खबर रहती है। बच्चों को अक्सर सब पता चलता है, मेरे पिता ने सूखे स्वर में कहा। अगर ये जानकारी सच थी तो मामला पूरी तरह बदल जाता है। अगर रॉजर ने वाकई एसोसिएटेड कैटरिंग के पैसों में हेरफेर किया था और अरिस्टाइड ने ये राज पकड़ लिया था, तो हो सकता है रॉजर के लिए अपने पिता को चुप कराना और सच सामने आने से पहले इंग्लैंड छोड़ देना ज़रूरी हो गया हो। शायद रॉजर पर अपराध का मुकदमा चल सकता है। तय हुआ कि तुरंत एसोसिएटेड कैटरिंग की हालत की जांच की जाए। अगर ये कंपनी सच में डूब रही है तो बहुत बड़ा हादसा होगा, मेरे पिता ने कहा। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें करोड़ों लगे हुए हैं। अगर सचमुच हालत खराब है तो हमारे पास वही वजह है जिसकी हमें तलाश थी, टैवर्नर बोला। पिता ने रॉजर को बुलाया। रॉजर टूट पड़ा और सब कबूल कर लिया। उस समय ब्रेंडा लेनाइट सिनेमा में बाहर थी। रॉजर को बस अपने पिता के कमरे से निकलकर बाथरूम में जाना था। इंसुलिन की शीशी खाली करके उसमें एस्पिरिन की खतरनाक दवा भरनी थी और मामला खत्म, या फिर उसकी पत्नी ने किया हो। उस दिन जब वो घर लौटी तो कहती है वो घर के दूसरे हिस्से में गई थी रॉजर की पाइप लेने, लेकिन असल में वो जाकर इंसुलिन बदल सकती थी ब्रेंडा के आने से पहले। और फिर ब्रेंडा ने तो वैसे भी अरिस्टाइड को इंजेक्शन दिया था। रॉजर की पत्नी बड़ी ठंडी दिमाग की और काबिल है, वो ये काम कर सकती है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी लगता है
कि असली काम उसी ने किया है। वो इतनी ठंडी और मजबूत है कि कुछ भी कर सकती है, और मुझे नहीं लगता कि रॉजर लेनाइट्स खुद जहर देने का तरीका सोचता। ये इंसुलिन वाली चाल में एक औरत जैसी चतुराई झलकती है। मर्द भी जहर देने वाले होते हैं, मेरे पिता ने सूखी आवाज़ में कहा। हाँ सर, मुझे पता है, टैवर्नर ने जवाब दिया। और कैसे नहीं पता होगा, उसने भावुक होकर जोड़ा। फिर भी मुझे लगता है कि रॉजर उस तरह का आदमी है। प्रिचर्ड, बूढ़े आदमी ने उसे याद दिलाया, लोगों से घुलने मिलने वाला था। मान लेते हैं कि वे दोनों इसमें साथ थे। और लेडी मैकबेथ वाला किरदार ज़्यादा उसकी पत्नी पर फिट बैठता है, मेरे पिता ने कहा जब टैवर्नर चला गया। क्या तुम्हें भी यही लगता है चार्ल्स? मैंने खिड़की के पास खड़े होकर उस नाजुक और सुडौल आकृति को याद किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। लेडी मैकबेथ बहुत लालची और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन क्लेमेंसी लेनाइट्स वैसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसे संपत्ति या चीज़ों की कोई परवाह है, लेकिन वो अपने पति की सुरक्षा की ज़रूर बहुत परवाह कर सकती है। हाँ बिल्कुल, और ज़रूरत पड़ने पर वो निर्दयी भी हो सकती है। निर्दयता के अलग अलग रूप होते हैं। यही वाक्य था जो सोफिया ने कहा था। मैंने देखा कि बूढ़े आदमी की नज़रें मुझ पर थीं। क्या सोच रहे हो चार्ल्स? लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं बताया। अगले दिन मुझे बुलाया गया। वहाँ टैवर्नर और मेरे पिता साथ बैठे थे। टैवर्नर काफ़ी खुश और थोड़ा उत्साहित लग रहा था। एसोसिएटेड कैटरिंग अब डूबने वाला है, मेरे पिता ने कहा। कभी भी धराशायी हो सकती है, टैवर्नर ने जोड़ा। कल रात शेयर की कीमत अचानक गिरी थी, मैंने कहा। लेकिन आज सुबह तो फिर संभल गई लगता है। हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, टैवर्नर बोला। कोई सीधे सवाल नहीं, ताकि घबराहट न फैले और न ही हमारे भागने वाले सज्जन को भनक लगे। लेकिन हमारे निजी स्रोतों से जो जानकारी मिली है वो साफ है। एसोसिएटेड कैटरिंग अब पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। अपने वादे पूरे करना उसके लिए नामुमकिन है। असलियत यह है कि कई सालों से इसका बुरी तरह प्रबंध किया गया था। क्या रॉजर लेनाइट्स ने? हाँ, उसके पास पूरी ताकत थी, टैवर्नर ने कहा। और उसने पैसे भी अपने लिए निकाले होंगे। नहीं, टैवर्नर ने टोका। हमें नहीं लगता कि उसने चोरी की है। साफ कहे तो वो शायद कातिल हो, पर धोखेबाज नहीं। सच तो ये है कि वो बेहद मूर्ख साबित होता है। उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। जहाँ रोकना चाहिए वहाँ आगे बढ़ा, जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ पीछे हट गया। उसने अधिकार उन लोगों को सौंपे जिन्हें बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। वो भरोसेमंद किस्म का आदमी है, लेकिन गलत लोगों पर भरोसा किया। हर बार, हर मौके पर उसने गलत कदम उठाए। ऐसे लोग होते हैं, मेरे पिता ने कहा, और वो सचमुच बेवकूफ़ नहीं होते। बस वो इंसानों को परखने में कमज़ोर होते हैं और गलत समय पर उत्साहित हो जाते हैं। ऐसा आदमी कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता, कभी बिजनेस नहीं कर सकता, टैवर्नर ने कहा। वो शायद होता भी नहीं, मेरे पिता ने कहा। अगर वो एरिस्टाइड लेनाइट्स का बेटा न होता। जब उसके पिता ने ये बिजनेस उसे सौंपा था तब ये खूब फल फूल रहा था। ये तो सोने की खान होना चाहिए था। लगता है कि उसे बस चुपचाप बैठकर बिजनेस को अपने आप चलने देना चाहिए था। नहीं, मेरे पिता ने सिर हिलाया। कोई भी बिजनेस अपने आप नहीं चलता। हमेशा फैसले लेने पड़ते हैं। किसी आदमी को नौकरी से निकालना, किसी को रखना, नीतियों के छोटे छोटे फैसले। और रॉजर लेनाइट्स हर बार गलत साबित हुआ। बिल्कुल सही, टैवर्नर ने कहा। वो वफादार आदमी है, ये उसकी एक और दिक्कत है। उसने सबसे बेकार लोगों को भी काम पर रखा, सिर्फ इसलिए कि उसे उनसे लगाव था और वे बहुत पहले से कंपनी में थे। और फिर उसके दिमाग में कभी कभी अजीब, अव्यवहारिक ख्याल आ जाते और वो उन्हें ज़बरदस्ती आजमाता, चाहे कितना भी खर्च क्यों न हो। लेकिन कोई आपराधिक काम तो नहीं कर सकता ना? मेरे पिता ने जोर देकर पूछा। नहीं, कोई आपराधिक काम नहीं, टैवर्नर ने कहा। तो फिर हत्या क्यों? मैंने पूछा। वो मूर्ख हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं, टैवर्नर ने कहा। पर नतीजा वही है, या लगभग वही। एसोसिएटेड को बचाने का एक ही तरीका था, एक बहुत बड़ी रकम का इंतजाम करना, और वो भी अगले बुधवार तक। उतनी बड़ी रकम जितनी उससे अपने पिता की वसीयत से मिलती या मिलने की उम्मीद थी। बिल्कुल,
लेकिन वो इतनी रकम नगद नहीं पा सकता था। नहीं, पर उसे आधार क्रेडिट पर ज़रूर मिल जाता, वही बात है। बूढ़े आदमी, मेरे पिता ने सिर हिलाया। क्या ये आसान नहीं होता कि वो सीधे बूढ़े लेनाइट से मदद मांग ले? मुझे लगता है उसने मांगी थी, टैवर्नर ने कहा। मेरा ख्याल है वो बच्ची, जोसेफिन ने वही सुना था। बूढ़े ने साफ साफ इनकार कर दिया होगा और यही उसकी आदत थी। मुझे लगा टैवर्नर सही कह रहा है। एरिस्टाइड लेनाइट्स ने मैग्दा के नाटक को पैसे देने से भी मना किया था। उसने कहा था कि नाटक हिट नहीं होगा, और सच में ऐसा ही हुआ। वो अपने परिवार पर खर्च करता था, लेकिन बेकार और घाटे वाले कामों में पैसा फेंकने वाला आदमी नहीं था। और एसोसिएटेड कैटरिंग में तो लाखों रुपए लगे हुए थे। उसने साफ मना कर दिया होगा, और रॉजर को आर्थिक बर्बादी से बचने का एक ही तरीका नजर आया होगा कि उसका पिता मर जाए। हाँ, यहाँ तो साफ मकसद दिखता है। डैड ने घड़ी देखी। मैंने उसे यहाँ बुलाया है, उन्होंने कहा। वो अभी किसी भी पल आ जाएगा। रॉजर? हाँ, मैं बुदबुदाया। मकड़ी ने मक्खी से कहा, मेरे जाल में आओ। टैवर्नर ने मुझे झटके से देखा। हम उसे सारी कानूनी चेतावनियां देंगे, उसने गंभीर स्वर में कहा। तैयारी पूरी थी। शॉर्ट हैंड लेखक बैठा हुआ था। घंटी बजी और कुछ ही देर बाद रॉजर लेनाइट्स कमरे में दाखिल हुआ। वो बड़ी उत्सुकता से, लेकिन थोड़ी अनाड़ी हरकतों के साथ आया। एक कुर्सी से टकरा भी गया। मुझे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई बड़ा दोस्ताना कुत्ता। उसी वक्त मैंने पक्का कर लिया कि असली जहर की अदला बदली इंसुलिन की शीशी में एस्राइन डालना रॉजर ने नहीं किया था। अगर करता तो ज़रूर शीशी गिरा देता, दवा फैल जाती या कोई गड़बड़ी हो जाती। नहीं, ये काम क्लेमेंसी ने किया होगा, भले ही रॉजर इसमें शामिल रहा हो। रॉजर जल्दी जल्दी बोल पड़ा। आप मुझसे मिलना चाहते थे? आपने कुछ पता लगाया है? अरे चार्ल्स, तुम भी हो? अच्छा लगा तुम्हें देखकर। लेकिन मुझे बताइए ना, सर आर्थर। कितना अच्छा आदमी, सचमुच कितना अच्छा आदमी। लेकिन कई हत्यारे भी अच्छे लगते थे। बाद में उनके दोस्तों ने यही कहा था। अपने आप को जूडस, धोखेबाज जैसा महसूस करते हुए मैंने उसे मुस्कुराकर नमस्ते किया। मेरे पिता ने ठंडे और आधिकारिक ढंग से उससे सवाल किए। लिखित बयान, बिना दबाव, वकील बुला सकते हो। लेकिन रॉजर ने सबको अपने उतावलेपन में नज़रअंदाज कर दिया। मैंने चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर के चेहरे पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी। उस मुस्कान से मुझे उसके मन का ख्याल साफ पड़ गया। मैं एक कोने में बैठ गया और सब सुनने लगा। मैंने आपको यहाँ बुलाया है मिस्टर लेनाइट्स, मेरे पिता ने कहा। आपको नई जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपसे कुछ जानकारी मांगने के लिए। वो जानकारी जो आपने पहले छुपाई थी। रॉजर लेनाइट्स हैरान सा दिखा। छुपाई? पर मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, बिल्कुल सब कुछ। मुझे नहीं लगता। आप मृतक से उसी दिन दोपहर में मिले थे, है ना? हाँ हाँ, मैं उनसे चाय पर मिला था, मैंने तो बताया था। हाँ, आपने कहा था, पर आपने अपनी बातचीत के बारे में नहीं बताया। हम बस बातें कर रहे थे। किस बारे में? रोज़मर्रा की बातें, घर की बातें, सोफिया, एसोसिएटेड केटरिंग का जिक्र हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद जोसेफिन ने सारा किस्सा गढ़ा नहीं था, और अगर उसने नहीं गढ़ा तो सच्चाई सामने आई। रॉजर का चेहरा बदल गया। उत्साह से अचानक वो हताशा में बदल गया। ओह गॉड, उसने कहा और एक कुर्सी पर गिर पड़ा, अपने सिर दोनों हाथों में दबा लिया। टैवर्नर ने संतुष्ट बिल्ली जैसी मुस्कान दी। आप मानते हैं मिस्टर लेनाइट्स कि आप हमसे ईमानदार नहीं रहे? ये आप कैसे जान गए? मुझे लगा कि किसी को पता नहीं। मुझे समझ नहीं आता कोई कैसे जान सकता है। हमारे पास ऐसी बातें पता करने के तरीके हैं मिस्टर लेनाइट्स, एक प्रभावशाली रुकावट के साथ टैवर्नर ने कहा। मुझे लगता है अब आपको सच्चाई बताना ही ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। आप क्या जानना चाहते हैं? क्या सच है कि एसोसिएटेड कैटरिंग डूबने वाली है? हाँ, अब इसे बचाया नहीं जा सकता। गिरावट निश्चित है। काश मेरे पिता को इसका पता न चलता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बेईमानन महसूस कर रहा हूँ। क्या अपराध का मुकदमा संभव है? रॉजर अचानक उठ बैठा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिवालियापन होगा।
पर सम्मानजनक दिवालियापन, कर्जदारों को कुछ मिल जाएगा अगर मैं अपनी निजी संपत्ति भी लगा दूं, और मैं लगा दूंगा। पर मेरी शर्मिंदगी इस बात की है कि मैंने अपने पिता को निराश किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, उन्होंने ये बड़ा कारोबार मुझे सौंपा, अपना प्यारा काम। वे कभी दखल नहीं देते थे, कभी नहीं पूछते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन्हें निराश किया। मेरे पिता ने सूखी आवाज़ में कहा, तुम कहते हो कि अपराध के मामले का कोई खतरा नहीं, तो फिर तुम और तुम्हारी पत्नी क्यों बिना बताए विदेश जाने की योजना बना रहे थे? ये भी आप जानते हैं? रॉजर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मिस्टर लेनाइट्स, पर समझिए तो, वो जल्दबाजी में आगे बोला, मैं सच बताने का सामना नहीं कर सकता था। ऐसा लगता कि जैसे मैं उनसे पैसों की मदद मांग रहा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ वे मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर दे। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे, वे मदद करना चाहते थे, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं चीज़ें फिर से बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ। मैं हमेशा जानता था। मैंने कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी रहा। ओह गॉड, आप नहीं जानते कि मैं कितना दुखी रहा। मैंने उलझन से बाहर निकलने की कोशिश की, उम्मीद की कि सब ठीक हो जाएगा और अपने डैड को पता न चले, ऐसे कोशिश करता रहा। पर क्लेमेंसी, मेरी पत्नी, उसने समझा और हामी भरी। हमने यही योजना बनाई, किसी को कुछ न बताना, चले जाए और तब तूफान आकर टूट जाए। मैंने सोचा था मैं डैड को एक पत्र लिखूंगा, सब बता दूंगा, शर्मिंदगी जता दूंगा और क्षमा मांगूंगा। वे हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे। आप नहीं समझते, पर तब देर हो जाएगी। यही मैं चाहता था, उनसे मांगना नहीं, कहीं जाकर फिर से नई शुरुआत करना, सादगी से चीज़ें उगाना, कॉफ़ी या फल, बस ज़रूरत की चीज़ें। क्लेमेंसी के लिए कठिन होगा, पर उसने कहा वो फिक्र नहीं करती। वो अद्भुत है, सच में अद्भुत है। अच्छा, मेरे पिता ने सूखे स्वर में कहा, और किस बात ने आपका मन बदल दिया? मन बदल दिया? रॉजर ने चौंक कर पूछा। हाँ, किस वजह से आपने तय किया कि आप अपने पिता से मदद मांगेंगे? रॉजर ने घूर कर देखा, लेकिन मैंने ऐसा किया ही नहीं। अरे आप मान भी जाइए मिस्टर लेनाइट्स, आप बिल्कुल गलत हैं। मैं उनके पास नहीं गया, उन्होंने मुझे बुलाया था। किसी तरह उन्हें शहर में खबर लग गई थी, शायद कोई अफवाह, लेकिन उन्हें हमेशा सब कुछ पता चल जाता था। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा, तब मैं टूट गया, सब सच बता दिया। मैंने कहा कि पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर मुझे लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ा। रॉजर की आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। वो बहुत अच्छे थे, आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या कहा। कोई डांट नहीं, बस दया और अपनापन। मैंने कहा कि मैं मदद नहीं चाहता, मैं वैसे ही जाना पसंद करूँगा जैसा मैंने सोचा था। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वे मेरी मदद करेंगे और एसोसिएटेड कैटरिंग को फिर से खड़ा करेंगे। टाइवर्नर ने तीखे स्वर में कहा, आप चाहते हैं हम यकीन करें कि आपके पिता सच में आपको आर्थिक मदद देना चाहते थे? बिल्कुल, उन्होंने वहीं बैठकर अपने ब्रोकर को चिट्ठी लिखी और निर्देश दिए। शायद उन्होंने दोनों अफसरों के चेहरे पर शक देखा, तो झुंझला कर बोले, देखिए, मेरे पास वो चिट्ठी अभी भी है। उन्होंने मुझे पोस्ट करने के लिए दी थी, लेकिन बाद में सदमे और उलझन में भूल गया। शायद अभी मेरी जेब में है। उन्होंने बटुआ निकाला, ढूंढा और एक मुड़ा तोड़ा लिफाफा निकाला जिस पर टिकट लगा था। उस पर गेट्रॉक्स और हैनबेरी को संबोधित किया गया था। पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा, अगर यकीन नहीं है तो। मेरे पिता ने चिट्ठी खोली। टैवर्नर पीछे से पढ़ने लगा। मैंने उस समय नहीं पढ़ा, लेकिन बाद में देखा। उसमें लिखा था कि कुछ निवेश बेचे जाए और अगले दिन फर्म का कोई सदस्य एसोसिएटेड कैटरिंग से जुड़ी हिदायतें लेने आए। मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई, लेकिन साफ था कि एरिस्टाइड लेनाइट्स एसोसिएटेड कैटरिंग को संभालने की तैयारी कर रहा था। टैवर्नर ने कहा, हम आपको इसकी रसीद देंगे मिस्टर लेनाइट्स। रॉजर ने रसीद ली, खड़ा हुआ और बोला, बस इतना ही? अब तो आपको सब समझ आ गया होगा। टैवर्नर बोला, आपके पिता ने आपको ये चिट्ठी दी और आप वहाँ से निकल गए। फिर आपने क्या किया? मैं तुरंत अपने घर के हिस्से में लौट आया। मेरी पत्नी अभी अभी आई थी। मैंने उसे सब बताया
कि पिता क्या करने वाले हैं। कितना अच्छा व्यवहार किया उन्होंने, मैं तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद आपके पिता बीमार पड़े। कब? सोचने दीजिए। आधे घंटे या 1 घंटे बाद ब्रेंडा दौड़ती हुई आई, डरी हुई थी। उसने कहा वो अजीब लग रहे थे। मैं उसके हाँ मैं उसके साथ दौड़ा, लेकिन ये सब मैंने पहले ही बताया है। जब आप पहले वहाँ थे, क्या आप अपने पिता के कमरे से लगे बाथरूम में गए थे? मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं। मेरे पिता ने उसकी नाराज़गी शांत की। खड़े होकर हाथ मिलाया। थैंक यू मिस्टर लेनाइट्स, उन्होंने कहा। आपने बहुत मदद की, लेकिन आपको ये सब पहले बताना चाहिए था। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं उठकर चिट्ठी देखने गया तो मेज़ पर रखी थी। ये नकली हो सकती है, टैवर्नर ने उम्मीद से कहा। हो सकती है, मेरे डैड ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता। हमें इसे असली मानना होगा। बूढ़े लेनाइट्स अपने बेटे को इस मुसीबत से निकालने को तैयार था। जिंदा रहता तो ये ज़्यादा आसान था, बजाय इसके कि रॉजर उनकी मौत के बाद इसे संभालता। खासकर अब जब कोई वसीयत नहीं मिली और रॉजर की विरासत पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसमें देर और दिक्कतें होंगी। अब तो गिरना तय है। नहीं, टैवर्नर, रॉजर और उसकी पत्नी के पास बूढ़े आदमी को मारने का कोई कारण नहीं था। उल्टा। वे रुके और धीरे धीरे सोचते हुए बोले। उल्टा? टैवर्नर ने पूछा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा। अगर एलिस्टर लेनाइट्स बस 24 घंटे और जी जाता तो रॉजर बच जाता, लेकिन वो 24 घंटे नहीं जिया। सिर्फ 1 घंटे बाद ही अचानक और नाटकीय ढंग से उसकी मौत हो गई। टैवर्नर ने कहा। क्या आपको लगता है कि घर में किसी ने चाहा कि रॉजर बर्बाद हो जाए? किसी का उसके खिलाफ आर्थिक हित था? ऐसा लगता तो नहीं। मेरे पिता ने पूछा। वसीयत की स्थिति क्या है? आखिरकार लेनाइट्स की संपत्ति किसे मिलती है? आप तो वकीलों को जानते हैं, उनसे सीधे जवाब कभी नहीं मिलते। पुरानी वसीयत है जो उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी के समय बनाई थी। उसमें उन्हें यानी ब्रेंडा को कुछ रकम मिलती थी, मिस डी हैवलैंड को उससे भी कम, और बाकी हिस्सा फिलिप और रॉजर के बीच बंट जाता। मुझे तो लगता है कि अगर नई वसीयत पर दस्तखत नहीं है तो पुरानी मान्य होगी, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। नई वसीयत बनते ही पुरानी रद्द हो जाती है, और गवाह भी मौजूद है जिन्होंने इसके इरादे देखे। अब शक ये है कि वो बिना वसीयत के मरे। ऐसे में विधवा यानी ब्रेंडा को सब मिल जाएगा, या कम से कम जीवन भर का हक। तो अगर वसीयत गायब हुई है तो ब्रेंडा लेनाइट्स को सबसे ज़्यादा फायदा है। हाँ, अगर कोई गड़बड़ हुई है तो संभव है वही इसके पीछे हो, और साफ है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन कैसे समझ नहीं आता। मुझे भी समझ नहीं आया। शायद हम बहुत मूर्ख थे, लेकिन हम गलत दिशा में सोच रहे थे। अध्याय 12। टैवर्नर के जाने के बाद थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर मैंने पूछा, डैड कातिल कैसे होते हैं? बूढ़े आदमी ने मुझे सोच समझ कर देखा। हम एक दूसरे को इतना समझते थे कि उन्हें तुरंत अंदाज़ा हो गया कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, और उन्होंने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। हाँ, उन्होंने कहा, यह सब बहुत ज़रूरी है, खासकर तुम्हारे लिए। कत्ल तुम्हारे करीब आ चुका है। अब तुम इसे बाहर से खिड़की में झांकने जैसा नहीं देख सकते। मैं हमेशा से शौकिया तौर पर पुलिस के बड़े बड़े केस पढ़ने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन जैसे डैड ने कहा, वो सब मैंने बाहर से देखे थे। अब जैसा सोफिया ने मुझसे पहले समझ लिया था, कत्ल मेरी जिंदगी का मुख्य हिस्सा बन चुका था। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बताने के लिए सही आदमी हूँ या नहीं। हमारे पास कुछ मनोवैज्ञानिक है, वे सब बढ़िया तरीके से समझा देंगे, या टैवर्नर तुम्हें अंदर की बातें बता देगा। लेकिन तुम शायद ये जानना चाहते हो कि मेरे अनुभव के आधार पर मैं खुद क्या सोचता हूँ। हाँ, यही जानना चाहता हूँ, मैंने आभार से कहा। पिता ने उंगली से मेज पर एक गोला बनाते हुए कहा, कातिल कैसे होते हैं? उनमें से कुछ। उनके चेहरे पर हल्की उदासी भरी मुस्कान आई। बिल्कुल अच्छे लोग होते हैं। मैं थोड़ा चौंका। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा, बिल्कुल साधारण लोग, तुम्हारी मेरी तरह, या अभी बाहर गए रॉजर लेनाइट्स की तरह। देखो, कत्ल दरअसल शौकिया अपराध होता है। मैं यहाँ गैंगस्टर टाइप की हत्या की बात नहीं कर रहा। अक्सर लगता है जैसे ये अच्छे साधारण लोग
अचानक हत्या में फंस जाते हैं। वे मुसीबत में होते हैं या उन्हें कोई चीज़ बहुत चाहिए होती है, पैसा या औरत, और उसे पाने के लिए मार डालते हैं। हम में से ज़्यादातर को रोकने वाली ब्रेक उन्हें नहीं रोकती। बच्चा जैसे होता है, इच्छा होती है, तुरंत कर डालता है। बच्चा गुस्से में बिल्ली जैसे कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा, और हथौड़े से मार देता है। बाद में रोता है क्योंकि बिल्ली जिंदा नहीं होती। बहुत से बच्चे पालने से बच्चा उठाकर डुबोने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनका ध्यान बांट लेता है। बाद में वे सीख जाते हैं कि ये सब गलत है, यानी सज़ा मिलेगी। फिर धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि सच में गलत है। लेकिन कुछ लोग, मुझे लगता है नैतिक रूप से, कभी बड़े नहीं होते। वे जानते हैं कि कत्ल गलत है लेकिन महसूस नहीं करते। मेरे अनुभव में किसी कातिल ने कभी सच्चा पछतावा नहीं किया। शायद यही कातिल का निशान है। कातिल अलग होते हैं। उनके लिए हत्या गलत नहीं बल्कि ज़रूरी होती है। उन्हें लगता है कि शिकार ने खुद इसके लिए उकसाया, कि यही एक रास्ता था। क्या आपको लगता है, मैंने पूछा, कि अगर किसी ने बूढ़े लेनाइट से नफरत की हो, जैसे बहुत लंबे समय से, तो क्या यही वजह बन सकती है? साफ सी नफरत बहुत कम संभावना है, मेरे पिता ने कहा। जलन से पैदा हुई नफरत अलग होती है। वो मोहब्बत और निराशा से उठती है। कॉन्स्टेंस केंट जैसा मामला ले लो। कहते हैं वो बच्चे को मारने से पहले उससे बहुत लगाव रखती थी, पर संभवतः उसी वही ध्यान और प्यार चाहिए था जो उस बच्चे को मिलता था। मैं समझता हूँ कि लोग अक्सर उन्हीं को मारते हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं, न कि जिन्हें वे नफरत करते हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि केवल वही लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं वास्तव में आपकी ज़िंदगी असहनीय बना सकते हैं। पर यह सब तुम्हारी मदद नहीं करेगा, है ना? मेरे डैड आगे बोले। अगर मैं तुम्हारी बात ठीक समझ रहा हूँ तो तुम कुछ ऐसा साधन ढूंढना चाहते हो, कोई सामान्य संकेत जो किसी सामान्य और अच्छे घराने के व्यक्ति में से कातिल को अलग अलग पहचानने में मदद दे। हाँ, वही चाहिए, मैंने कहा। कोई आम गुण है क्या? मैं सोचता हूँ अगर कोई है तो वो है आत्ममोह, दिखावा। मैंने अब तक कोई ऐसा कातिल नहीं देखा जो अहंकार या दिखावे से खाली हो। उनकी वही आत्ममोह उनकी बर्बादी का कारण बनता है। ज़्यादातर 9 में से 9 बार वे पकड़े जाने से डरते हैं, पर फिर भी घमंड करते हैं और अक्सर सोचते हैं कि वे पकड़े ही नहीं जाएंगे। और एक और बात है, कातिल बोलना चाहता है। बोलना? मैंने पूछा। हाँ, कातिल होने के बाद आदमी बहुत अकेला पड़ जाता है। वो किसी को सब कुछ बताना चाहता है पर बताता नहीं। इस वजह से उसे और ज़्यादा बताने की इच्छा होती है। और अगर वो यही नहीं बता सकता कि उसने कैसे किया, तो वो कम से कम हत्या के बारे में बातें ज़रूर करेगा, जोड़ तोड़ करेगा, अपने विचार रखेगा, फिर से बात करेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता चार्ल्स, तो मैं इसी बातों पर ध्यान देता। फिर से वहाँ जाओ, सबके बीच घुल मिल जाओ, उन्हें बात करने दो। बेहिचक नहीं होगा। शायद वे गुनहगार हो या मासूम, वे किसी अनजाने से बात करके कुछ ऐसी बातें कह बैठेंगे जो वे आपस में नहीं कहते। पर शायद तुम किसी फर्क को पकड़ सको। किसी के पास छुपाने के लिए होता है तो वो बात नहीं कर पाएगा। जहाँ युद्ध में खुफिया वालों ने यही सीखा, पकड़े जाने पर बस नाम, पद और यूनिट बताओ और कुछ नहीं। जो लोग झूठी जानकारी देने की कोशिश करते हैं वे अक्सर चूक करते हैं। उस घर को बातचीत करने दो, या किसी गलती या अपनी असलियत की झलक के लिए देखो। मैंने फिर सोफिया की कही बात बताई, परिवार की निर्दयता के बारे में। अलग अलग तरह की निर्दयता। वे रुचि लिए हुए सुनने लगे। हाँ, उन्होंने कहा, ये जो लड़की है सोफिया, उसमें कुछ बात है। ज़्यादातर परिवारों में कोई न कोई कमज़ोरी होती है, कोई दरार। ज़्यादातर लोग एक कमज़ोरी से निपट सकते हैं, पर 2 अलग तरह की कमज़ोरियों से नहीं। विरासत एक दिलचस्प चीज़ है। ले लो डी हैवलैंड की क्रूरता और लेनाइट्स की बेमर्यादता। डी हैवलैंड ठीक है क्योंकि वो बेईमान नहीं, और लेनाइट्स ठीक है क्योंकि वो दयालु है। पर अगर कोई वारिस दोनों गुणों विरासत में पाए तो समझ लो क्या मतलब है। मैंने इसी तरह शायद कभी नहीं सोचा, मेरे पिता ने कहा। पर मैं तुम्हें विरासत की बात से परेशान नहीं करूँगा, ये बहुत पेचीदा और जटिल है। नहीं बेटा,
फिर वापस जाओ और उनसे बात करो। तुम्हारी सोफिया एक बात में सही है, सच के सिवाय और कुछ किसी के काम नहीं होगा। तुम्हें सच जानना ही होगा। वे उठते हुए बोले, और उस बच्चे का ध्यान रखना। जोसेफिन, मतलब मैं उसे ये ना बताऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने पूछा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरा ये मतलब था उसकी हिफाजत करना। हमें नहीं चाहिए कि उसे कुछ हो जाए। मैंने उन्हें देखा। वे बोले, सुनो चार्ल्स, उस घर में ठंडे दिमाग का एक कातिल है। बच्ची जोसेफिन जाहिर है कि जो बातें वहाँ होती है उनका अधिकांश पता रखती है। वो निश्चित रूप से रॉजर के बारे में सब कुछ जानती थी। भले ही उसने ये नतीजा निकाल लिया कि वो धोखेबाज है, लेकिन उसने जो सुना था उसका वर्णन काफ़ी सही था। हाँ, हाँ, बच्चों की गवाही हमेशा सबसे अच्छी होती है। मैं उस पर हर बार भरोसा करता हूँ, लेकिन अदालत में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चे सीधे सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाते। वे बड़बड़ाते हैं या बेवकूफ़ लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। वे तब सबसे अच्छे होते हैं जब वे दिखावा कर रहे हो। यही बच्ची तुम्हारे साथ कर रही थी, दिखावा कर रही थी। उसी तरह से तुम उससे और बातें निकलवा सकते हो। उससे सवाल मत पूछना। ऐसे दिखाओ कि तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं जानती, तब वो खुद बताने लगेगी। उन्होंने जोड़ा, लेकिन उसका ख्याल रखना, हो सकता है उसने ज़रूरत से ज़्यादा बातें जान ली हो। अध्याय 13। मैं टेढ़े मेढ़े घर, जैसा मैं अपने मन में उसे कहता था, थोड़ी ग्लानि की भावना के साथ गया। हालांकि मैंने टैवर्नर को जोसेफिन की रॉजर के बारे में कई बातें बता दी थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि उसने कहा था कि ब्रेंडा और लॉरेंस ब्राउन एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे। मैंने बहाना बनाया कि ये बस उसकी कल्पना है और इस पर विश्वास करने की कोई वजह नहीं, लेकिन असल में मुझे ब्रेंडा लेनाइट्स पर और शक डालने से हिचकिचाहट हो रही थी। मुझे उसके हालात पर दया आ रही थी। वो घर में अकेली थी और बाकी परिवार उसके खिलाफ था। अगर ऐसे पत्र सचमुच होते तो टैवर्नर और उसकी टीम उन्हें ढूंढ ही लेती। मुझे ऐसा लगा कि मैं नई मुसीबत का कारण न बनूं। ऊपर से ब्रेंडा ने गंभीरता से मुझे यकीन दिलाया था कि उसके और लॉरेंस के बीच कुछ ऐसा नहीं था। और अजीब बात यह थी कि मैं उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहा था बजाय उस चालाक बच्ची जोसेफिन के। खुद ब्रेंडा ने कहा था कि जोसेफिन पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी कि जोसेफिन बहुत ज़्यादा होशियार है। उसकी काली चमकती आंखें मुझे याद थी। मैंने सोफिया को फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ। ज़रूर आओ चार्ल्स। कैसा चल रहा है सब? पता नहीं, ठीक ठाक। वो लगातार घर की तलाशी ले रहे हैं। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। मुझे भी अंदाज़ा नहीं। हम सब बहुत डरे हुए हैं। तुम जल्दी आओ। अगर किसी से बात न की तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। जब मैं घर के दरवाजे तक पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने टैक्सी का किराया दिया और वो चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि बेल बजाऊं या अंदर चला जाऊं। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं वही झिझक रहा था कि पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। जोसेफिन, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा एक बड़े से सेब के पीछे छिपा था, हेस के झरोकों से मुझे घूर रही थी। जैसे ही मैंने सिर घुमाया वो मुड़ गई। हेलो जोसेफिन। उसने कोई जवाब नहीं दिया और झाड़ियों के पीछे गायब हो गई। मैं उसके पीछे गया। वो तालाब के पास एक लकड़ी की सख्त बेंच पर बैठी थी, पैर झुला रही थी और सेब खा रही थी। उसकी आंखें सेब के ऊपर से मुझे गंभीरता से और कुछ हद तक शत्रुता से देख रही थी। मैं फिर से आया हूँ जोसेफिन, मैंने कहा। ये एक कमज़ोर शुरुआत थी, लेकिन उसकी खामोशी और सीधी निगाहें मुझे परेशान कर रही थी। बड़े अच्छे रणनीतिक अंदाज में उसने अभी कुछ नहीं कहा। क्या ये अच्छा सेब है? मैंने पूछा। इस बार जोसेफिन ने जवाब दिया, बस एक शब्द, ऊंसा। अफसोस है, मैंने कहा। मुझे नरम सेब ज़्यादा पसंद नहीं। जोसेफिन ने तिरस्कार से जवाब दिया, किसी को भी नहीं। जब मैंने तुम्हें हेलो कहा था तब तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? मेरा मन नहीं था। क्यों नहीं? जोसेफिन ने अपना सेब चेहरे से हटाया और साफ शब्दों में कहा, क्योंकि तुम पुलिस से जाकर चुगली कर आए।
ओह, मैं थोड़ा चौंक गया। तुम्हारा मतलब रॉजर अंकल के बारे में? हाँ, उन्हीं के बारे में। लेकिन सब ठीक है जोसेफिन, मैंने उसे समझाया। सब बिल्कुल ठीक है। पुलिस को पता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा मतलब है उन्होंने कोई पैसा नहीं चुराया। जोसेफिन ने मुझे चिढ़कर देखा। तुम कितने बेवकूफ़ हो। माफ़ करना, मैंने कहा। मुझे रॉजर अंकल की चिंता नहीं थी। बस इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि ऐसे जासूसी का काम नहीं किया जाता। तुम्हें पता नहीं कि पुलिस को आखिर में ही बताया जाता है। ओह, मैं समझ गया, मैंने कहा। माफ़ करना जोसेफिन, सच में बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मांगनी भी चाहिए, उसने नाराज़ होकर कहा। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने तीसरी बार माफ़ी मांगी। जोसेफिन थोड़ी नरम पड़ी। उसने सेब के 2 और टुकड़े खाए। लेकिन पुलिस को तो वैसे भी ये सब पता चल ही जाता, मैंने कहा। हम इसे राज नहीं रख सकते थे। तुम्हारा मतलब क्योंकि वो रॉजर दिवालिया होने वाला है? हमेशा की तरह जोसेफिन सब जानती थी। मेरा ख्याल है हाँ, आज रात वे इस बारे में बात करेंगे, जोसेफिन ने कहा। पापा, मम्मी, रॉजर अंकल और एडिथ आंटी। एडिथ आंटी तो पैसे दे देती, लेकिन उनके पास अभी पैसे आए नहीं है और मुझे नहीं लगता पापा देंगे। उनका कहना है कि अगर रॉजर मुसीबत में है तो उनकी खुद की गलती है और बेकार में अच्छे पैसे बुरे के पीछे नहीं फेंकने चाहिए। मम्मी भी पैसा नहीं देंगी क्योंकि वो चाहती है कि पापा एडिथ थॉम्सन पर पैसा खर्च करें। क्या तुम एडिथ थॉम्सन को जानते हो? उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसे अपने पति से प्यार नहीं था। वो एक नौजवान बाय वाटर से प्यार करती थी जो जहाज़ में आया था, और एक दिन वो थिएटर के बाद दूसरी गली से गया और उसके पति को पीछे से छुरा घोंप दिया। मैं फिर हैरान रह गया कि जोसेफिन को कितनी बातें पता है और वो पूरी कहानी एकदम निचोड़ में बता देती है। सुनने में तो सही लगता है, जोसेफिन ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता नाटक वैसा होगा। वो फिर से जेजेबेल जैसा होगा। उसने आह भरी। काश मुझे पता चलता कि कुत्ते उसके हथेलियों को क्यों नहीं खाए। जोसेफिन, मैंने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें लगभग यकीन है कि कातिल कौन है। तो कौन है वो? उसने मुझे तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। समझ गया, मैंने कहा। आखिरी चैप्टर तक नहीं बताओगी? यहाँ तक कि अगर मैं वादा करूँ कि टैवर्नर इंस्पेक्टर को भी नहीं बताऊंगा? मुझे बस कुछ और सुराग चाहिए, जोसेफिन ने कहा। फिर उसने सेब का ठूंठ गोल्डफिश तालाब में फेंकते हुए जोड़ा। वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अगर तुम कोई हो तो तुम वॉटसन हो। मैंने ये अपमान सह लिया। ठीक है, मैंने कहा, मैं वॉटसन हूँ, लेकिन वॉटसन को भी तो जानकारी दी जाती थी। क्या? फैक्ट्स। और फिर वो उनसे गलत नतीजे निकालता था। तुम्हें मज़ा नहीं आएगा मुझे गलत नतीजे निकालते हुए देखने में? एक पल के लिए जोसेफिन ललचाई, फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा और जोड़ा, वैसे भी मुझे शेरलॉक होम्स इतना पसंद नहीं। बहुत पुराना सा कैरेक्टर है। वो लोग तो डॉग कार्ट में घूमते थे। उन खतों के बारे में क्या? मैंने पूछा। कौन से खत? वो खत जो तुमने कहा था कि लॉरेंस ब्राउन और ब्रेंडा एक दूसरे को लिखते थे। मैंने वो गढ़ा था, जोसेफिन ने कहा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। हाँ, मैंने ही बनाया था। मैं अक्सर चीज़ें बना लेती हूँ, मज़ा आता है। मैंने उसे घूरा, उसने भी मुझे घूरा। सुनो जोसेफिन, मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम में एक आदमी को जानता हूँ जिसे बाइबल के बारे में बहुत ज्ञान है। अगर मैं उसे पता करूँ कि कुत्तों ने जेजेबिल के हथेलियों को क्यों नहीं खाया, तो क्या तुम मुझे उन खतों के बारे में बताओगी? इस बार जोसेफिन सचमुच झिझकी। पास ही कहीं एक टहनी चटकी। जोसेफिन ने सपाट स्वर में कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने हार मान ली। देर से मुझे अपने पिता की सलाह याद आई। ठीक है, मैंने कहा, यह तो बस एक खेल है। असल में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जोसेफिन की आंखें चमकी, लेकिन उसने फंसने से खुद को रोक लिया। मैं उठ खड़ा हुआ। अब मुझे अंदर जाकर सोफिया से मिलना है। चलो। मैं यही रहूँगी, जोसेफिन ने कहा। नहीं, तुम नहीं रहोगी, मैंने कहा। तुम मेरे साथ अंदर चलोगी। मैंने उसे ज़बरदस्ती उठाया। वह हैरान हुई और विरोध करना चाहती थी, लेकिन मान गई। लेकिन शायद वो ये देखना चाहती थी कि घर के लोग मेरी मौजूदगी पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि मैं उसे अंदर ले जाने पर इतना ज़ोर क्यों दे रहा था।
ये बात मुझे तभी समझ आई जब हम मुख्य दरवाजे से भीतर जा रहे थे। कारण था वो अचानक चटकी हुई टहनी। बड़े ड्राइंग रूम से धीमी आवाज़ें आ रही थी। मैं रुका पर अंदर नहीं गया। मैं गलियारे से आगे बढ़ता गया और अचानक ही एक दरवाज़ा खोल दिया। उस पर अंधेरा था, लेकिन तभी एक और दरवाज़ा खुला और रोशनी से बड़ा सा किचन दिखाई दिया। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, थोड़ी मोटी सी। उसकी कमर पर एक बिल्कुल साफ सफ़ेद एप्रन बंधा हुआ था। उसे देखते ही मुझे लगा सब ठीक है। वही एहसास जो एक अच्छी नैनी हमेशा देती है। मैं 35 साल का था, लेकिन उस पल खुद को मैं 4 साल का महसूस कर रहा था। जितना मुझे पता था, नैनी ने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने तुरंत कहा, आप मिस्टर चार्ल्स हैं ना? आइए किचन में, मैं आपको एक कप चाय पिलाती हूँ। किचन बहुत बड़ा और खुशनुमा था। मैं बीच की मेज़ पर बैठ गया। नैनी मेरे लिए चाय और प्लेट में 2 मीठे बिस्कुट लेकर आई। मुझे और भी लगा जैसे मैं फिर से नर्सरी में हूँ। सब ठीक था, न अंधेरे कमरे का डर, न ही अज्ञात का। नैनी बोली, मिस सोफिया को बहुत खुशी होगी कि आप आ गए। वो कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई थी। और थोड़ी नाराज़गी से जोड़ा, असल में सभी बहुत घबराए हुए हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, जोसेफिन कहाँ है? वो मेरे साथ ही आई थी। नैनी ने जीभ से चटक जैसी आवाज़ निकाली और बोली, दरवाज़ों पर कान लगाए बैठी होगी और अपनी उस बेवकूफ़ी भरी डायरी में नोट लिखा होगा। उसे तो स्कूल जाना चाहिए था और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहिए था। मैंने मिस एडिथ से भी कहा था और वो मानती थी, लेकिन मास्टर को लगता था कि वो यही घर पर रहे तो बेहतर है। मैंने कहा, शायद वो उससे बहुत प्यार करते थे। नैनी बोली, जी हाँ सर, वो सब बच्चों से प्यार करते थे। मैं थोड़ा चौंका कि उसने थे क्यों कहा। नैनी ने मेरी नज़र समझी और हल्का सा लाल होकर बोली, जब मैंने मास्टर से कहा तो मेरा मतलब बूढ़े मिस्टर लेनाइट से था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और सोफिया अंदर आ गई। ओ चार्ल्स, उसने कहा और फिर जल्दी से बोली, ओ नैनी, मुझे बहुत खुशी है कि ये आ गया। नैनी ने ढेर सारे बर्तन उठाए और स्कलरी स्टोर जैसे कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं मेज़ से उठा और सोफिया के पास गया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। डार्लिंग, तुम काँप रही हो, क्या बात है? मैंने पूछा। सोफिया बोली, चार्ल्स, मैं डर रही हूँ, बहुत डर रही हूँ। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले जा पाता। वो तुरंत अलग हुई और सिर हिलाया। नहीं, वो नामुमकिन है, हमें ये सब झेलना ही होगा। लेकिन चार्ल्स, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सोचकर ही डर लगता है कि इस घर में कोई है, कोई जिससे मैं रोज़ मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, वही ठंडे दिल से सोच समझकर जहर देने वाला है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। सोफिया जैसी लड़की को कोई आसान और खाली सांत्वना वाली बात नहीं कह सकता। वो बोली, काश हमें पता होता। हाँ, शायद यही सबसे बुरी बात है। मैंने सहमति जताई। धीरे से उसने फुसफुसाकर कहा, जानते हो मुझे किस बात से सबसे ज़्यादा डर लगता है? कि हमें कभी पता ही ना चले। मैं आसानी से कल्पना कर सकता था कि ये कितना भयानक होगा और मुझे ये काफ़ी संभव सा लग रहा था कि शायद कभी पता न चल सके कि बूढ़े लेनाइट्स को किसने मारा। लेकिन उसी के साथ मुझे एक सवाल याद आया जो मैं सोफिया से पूछना चाहता था। सोफिया, मुझे बताओ, मैंने कहा, इस घर में कितने लोगों को पता था कि दादाजी के पास एसरीन आई ड्रॉप्स थे और कि वो जहरीले हैं और उनकी घातक मात्रा क्या हो सकती है? सोफिया ने कहा, चार्ल्स, मैं समझ रही हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम सबको पता था। हाँ, शायद थोड़ी बहुत जानकारी सबको होगी, लेकिन ख़ास तौर पर नहीं, ख़ास तौर पर भी हम सब एक दिन दादाजी के साथ लंच के बाद कॉफ़ी पी रहे थे। उन्हें सारे परिवार के साथ बैठना पसंद था। उनकी आंखें बहुत दुख रही थी। तब ब्रेंडा ने वो आई ड्रॉप्स निकाले और हर आंख में एक एक बूंद डाली। तभी जोसेफिन ने, जो हमेशा सवाल पूछती है, बोला, इस बोतल पर क्यों लिखा है? आंख में डालने के लिए, पीने के लिए नहीं। अगर कोई पूरी बोतल पी ले तो क्या होगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर कभी ब्रेंडा गलती से
इंसुलिन की जगह मुझे ये आई ड्रॉप्स इंजेक्शन दे दे तो शायद मैं एक बड़ा सा हाफूंगा, चेहरा नीला पड़ जाएगा और फिर मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत मजबूत नहीं है। और जोसेफिन बोली, ओह, तब दादाजी ने कहा, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ब्रेंडा कभी गलती से इंसुलिन की जगह मुझे एस्पिरिन न दे, है ना? सोफिया थोड़ी रुकी और बोली, हम सब वहाँ बैठे हुए थे, सब ने सुना, देख रहे हो? मैंने सिर हिलाया। अब मुझे साफ समझ में आया कि हत्या करने वाले को कोई खास जानकारी जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बूढ़े लेनाइट्स ने खुद ही अपनी हत्या का आसान तरीका सबको बता दिया था। हत्यारे को कोई योजना बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली। सोफिया ने मेरे मन की बात पकड़ते हुए कहा, हाँ, ये बहुत डरावना है ना? जानती हो सोफिया, मैंने धीरे से कहा, बस एक बात मुझे साफ लगती है। क्या? कि तुम सही हो और ये ब्रेंडा नहीं हो सकती। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, जबकि तुम सब ने सुना था, सबको याद है। सोफिया बोली, मुझे नहीं पता, वो कई मामलों में सचमुच थोड़ी बेवकूफ़ है। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं, मैंने कहा। नहीं, ये ब्रेंडा नहीं हो सकती। सोफिया मुझसे थोड़ा हट गई और पूछा, तुम नहीं चाहते कि ये ब्रेंडा निकले, है ना? और मैं क्या कहता? मैं साफ साफ हाँ, मैं चाहता हूँ कि ब्रेंडा ही हो। नहीं कह पाया। क्यों? शायद इसीलिए कि ब्रेंडा बिल्कुल अकेली थी और उसके सामने पूरा शक्तिशाली लेनाइट्स परिवार खड़ा था। शायद शराफत या कमज़ोर असहाय इंसान के लिए सहानुभूति। मुझे याद आया जब वो सोफे पर बैठी थी, महंगे काले कपड़ों में, उसकी आवाज़ में निराशा और आंखों में डर। उसी वक्त नैनी बर्तन धोने वाले कमरे से लौट आई। मुझे नहीं पता उसने महसूस किया कि नहीं कि मेरे और सोफिया के बीच थोड़ी खामोशी और तनाव था। नैनी ने नापसंदगी से कहा, ये हत्याओं की बातें छोड़ो, भूल जाओ इन्हें। यही मैं कहती हूँ, इसे पुलिस पर छोड़ दो, ये उनका गंदा काम है, तुम्हारा नहीं। ओह नैनी, क्या आपको समझ नहीं आता कि इस घर में कोई हत्यारा है? सोफिया ने कहा। बकवास मिस सोफिया, मुझे तुम पर बिल्कुल धैर्य नहीं है। क्या सामने का दरवाज़ा हर वक्त खुला नहीं रहता? सब दरवाजे खुले हैं, कुछ भी बंद नहीं है। चोरों और लुटेरों को न्योता देने जैसा है। लेकिन ये कोई चोर नहीं हो सकता, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। और चोर क्यों जहर देगा किसी को? मैंने ये नहीं कहा कि वो चोर था मिस सोफिया, मैंने तो बस कहा कि दरवाजे सब खुले थे, कोई भी अंदर आ सकता था। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी ये कम्युनिस्ट ने किया। नैनी ने संतोष से सिर हिलाया। कम्युनिस्ट दादाजी को क्यों मारेंगे? अरे लोग तो कहते हैं हर बुरी चीज़ के पीछे वही होते हैं, और अगर वो नहीं तो फिर कैथलिक, बेबीलोन की लाल औरत, वही है सब। ये कहकर मानो अंतिम शब्द बोल चुकी हो, नैनी फिर बर्तन धोने वाले कमरे में चली गई। सोफिया और मैं हंस पड़े। बिल्कुल पुरानी पक्की प्रोटेस्टेंट, मैंने कहा। हाँ, है ना? चलो चार्ल्स, ड्राइंग रूम में चलते हैं, वहाँ परिवार की मीटिंग हो रही है। ये असल में शाम को तय थी, पर पहले ही शुरू हो गई। शायद मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए सोफिया। अगर तुम्हें सचमुच इस परिवार में शादी करनी है तो तुम्हें देखना चाहिए कि बिना नकाब के ये लोग कैसे हैं। किस बारे में मीटिंग है? रॉजर के मामलों के बारे में। तुम पहले ही उनमें थोड़े शामिल हो चुके हो, लेकिन तुम पागल हो अगर सोचते हो कि रॉजर ने दादाजी को मारा होगा। रॉजर तो उन्हें बहुत चाहता था। मैं सचमुच नहीं सोचा कि रॉजर ने किया, मैंने तो सोचा क्लेमेंसी ने किया होगा, केवल इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग में वो बात डाल दी थी। लेकिन तुम वहाँ भी गलत हो। मुझे नहीं लगता क्लेमेंसी को ज़रा भी फ़र्क पड़ेगा अगर रॉजर अपना सारा पैसा खो दे। मुझे तो लगता है उसे खुशी होगी। उसके अंदर अजीब सा शौक है चीज़ें न रखने का। चलो अब। जब हम दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो सबकी बातें अचानक बंद हो गई। सब ने हमारी तरफ देखा। सब वहाँ मौजूद थे। फिलिप लाल भारी कुर्सी पर खिड़कियों के बीच बैठा था। उसका सुंदर चेहरा ठंडा और कठोर था, मानो कोई जज फैसला सुनाने वाला हो। रॉजर चिमनी के पास बड़े पुफ पर टेढ़ा बैठा था। उसने बालों को उंगलियों से इतना रगड़ा कि वे खड़े हो गए। उसकी पैंट ऊपर खिसकी हुई थी और टाई टेढ़ी थी। वो लाल चेहरा किए बहस करता दिख रहा था। क्लेमेंसी उसकी बगल में बड़े गद्देदार कुर्सी पर दुबली पतली सी बैठी थी, जैसे बड़ी कुर्सी में खो गई हो। वो दीवार की तरफ देख रही थी।
बाकी सबको नज़रअंदाज करती हुई। एडिथ सीधी बैठी थी एक पुरानी कुर्सी पर। वो बहुत तेज़ी से बुनाई कर रही थी और होठ कसे हुए थे। कमरे में सबसे सुंदर दृश्य था मैग्डा और यूस्टिस दोनों सोफे पर बैठे थे। गहरे रंग का सुंदर लड़का उदास चेहरे के साथ और बगल में मैग्डा मानो कोई डचेस शानदार गाउन और रेशमी चप्पल में पोज देती हुई। फिलिप ने बोहे चढ़ाई। सोफिया, उसने कहा, माफ़ करना लेकिन हम यहाँ परिवार के निजी मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। मिस डी हेवलैंड की सुइयाँ क्लिक कर रही थी। मैं माफ़ी मांगकर बाहर जाने ही वाला था कि सोफिया ने मुझे रोक लिया। उसकी आवाज़ साफ और दृढ़ थी। चार्ल्स और मैं शादी करने का सोच रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि चार्ल्स यहाँ रहे। और क्यों नहीं, रॉजर उछलकर अपने पूँव से खड़ा हो गया। मैं बार बार कहता हूँ फिलिप, इसमें निजी क्या है? 2 दिन से सारी दुनिया को पता चल जाएगा। और मेरे प्यारे लड़के, उसने मेरे कंधे पर दोस्ताना हाथ रखते हुए कहा, तुम तो पहले से सब जानते हो। तुम आज सुबह वहाँ थे। बताओ ना, मैग्डा आगे झुककर बोली। स्कॉटलैंड यार्ड कैसा होता है? हमेशा सोचा है। एक टेबल, एक डेस्क, कुर्सियाँ, किस तरह के पर्दे होते हैं? फूल तो नहीं होंगे, है ना? डिक्टाफोन होता है क्या? मम्मी चुप रहो, सोफिया ने कहा। और वैसे भी आपने वावसोर जोन से कहा था कि स्कॉटलैंड यार्ड वाला सीन हटा दे। आपने कहा था कि वो बोरिंग लगता है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव नाटक जैसा बना देता है, मैग्डा बोली। एडिथ थॉम्सन असल में एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तुम्हें क्या लगता है, कौन सा नाम अच्छा लगेगा? तुम आज सुबह वहाँ थे? फिलिप ने मुझसे तीखे स्वर में पूछा। क्यों? अरे हाँ, तुम्हारे पिताजी। वो बोहे चढ़ाकर बैठ गया। अब मुझे साफ समझ में आ गया कि मेरी मौजूदगी यहाँ किसी को पसंद नहीं थी। लेकिन सोफिया का हाथ अब भी मेरी बाह पर कसकर रखा हुआ था। क्लेमेंसी ने एक कुर्सी आगे खींची। बैठ जाइए, उसने कहा। मैंने आभारी नज़रों से उसे देखा और बैठ गया। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, मिस डी हेवलैंड ने वहीं से बात उठाते हुए कहा। मुझे लगता है हमें एरिस्टाइड की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जब वसीयत का मामला साफ हो जाएगा तो मेरी तरफ से मेरी विरासत पूरी तरह रॉजर की होगी। रॉजर ने गुस्से से बाल खींचे। नहीं आंटी एडिथ, नहीं, वो चिल्लाया। काश मैं भी ऐसा कह पाता, फिलिप ने कहा, लेकिन हर पहलू को ध्यान में रखना पड़ता है। ओ डियर फिल, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं किसी से पैसा लूँगा? रॉजर ने बीच में ही काट दिया। बिल्कुल नहीं ले सकता, क्लेमेंसी ने झुंझला कर कहा। वैसे भी एडिथ, मैग्डा ने कहा, अगर वसीयत साफ हो जाती है तो रॉजर को अपनी ही विरासत मिल जाएगी। लेकिन क्या वो समय पर साफ हो सकती है? यूस्टिस ने पूछा। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता यूस्टिस, फिलिप बोला। लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, रॉजर चिल्लाया। उसने ठीक जगह उंगली रखी है। अब कुछ भी इस टकराव को रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं। उसके बोलने के अंदाज में एक अजीब सी खुशी थी। इस पर चर्चा करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्लेमेंसी बोली। खैर, रॉजर ने कहा, इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है? मुझे तो लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है, फिलिप ने होठ कसकर कहा। नहीं, रॉजर गरज पड़ा। नहीं? क्या किसी चीज़ की अहमियत है उस बात से ज़्यादा कि पिताजी मर चुके हैं? पिताजी मर चुके हैं और हम यहाँ सिर्फ पैसों की बातें कर रहे हैं। फिलिप के पीले गालों पर हल्की सी लालिमा आ गई। हम तो बस मदद करना चाहते थे, उसने सख्ती से कहा। मुझे पता है फिल, मुझे पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसे यही ख़त्म कर दो। मुझे लगता है, फिलिप ने कहा, कि मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सकता हूँ। हालांकि सिक्योरिटीज़ की कीमत बहुत गिर गई है और मेरी कुछ पूंजी ऐसी फंसी है जैसे मैं छू भी नहीं सकता। मैग्डा का सेटलमेंट वगैरह। लेकिन बिल्कुल नहीं डार्लिंग, मैग्डा ने जल्दी से कहा। तुम्हें पैसे जुटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये बेवकूफ़ी होगी और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी भी। मैंने कहा ना, मैं किसी से भी कुछ नहीं मांग रहा, रॉजर चिल्लाया। मैं 100 बार कह चुका हूँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ कि चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चले। ये इज्जत का सवाल है, फिलिप ने कहा। पिताजी की, हमारी। ये पारिवारिक बिजनेस नहीं था, ये सिर्फ मेरा मामला था, रॉजर बोला। हाँ, फिलिप ने कहा, उसकी ओर देखते हुए, ये पूरी तरह तुम्हारा ही मामला था।
एडिथ डी हेवलैंड उठी और बोली, मुझे लगता है हमने इस पर काफ़ी बातचीत कर ली है। उनकी आवाज़ में ऐसा असली अधिकार था जिससे सब पर असर पड़ता ही है। फिलिप और मैग्डा उठ खड़े हुए। यूस्टेस आलस में कमरे से बाहर निकला और मैंने देखा कि उसकी चाल अजीब थी। वो पूरी तरह लंगड़ा नहीं था, लेकिन उसका चलना डगमगाता हुआ था। रॉजर ने फिलिप का हाथ पकड़ा और बोला, तुम सच में बहुत अच्छे हो फिल, इतना सोचने के लिए भी। दोनों भाई साथ में निकल गए। मैग्डा बुदबुदाई, कितनी फालतू की हलचल, और उनके पीछे चल दी। सोफिया बोली कि उसे मेरे कमरे की तैयारी देखनी है। एडिथ डी हेवलैंड अपनी बुनाई समेट रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा शायद वो मुझसे कुछ कहेंगी, लेकिन निगाह में जैसे कोई गुजारिश थी। लेकिन फिर उन्होंने विचार बदल लिया, आह भरी और दूसरों के पीछे चल गई। क्लेमेंसी खिड़की के पास चली गई और बगीचे की ओर देखने लगी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने हल्का सा सिर मेरी ओर मोड़ा। थैंक गॉड, ये सब खत्म हुआ, उसने कहा और फिर नापसंदगी से जोड़ा, कितना बेकार कमरा है ये। आपको नहीं पसंद? मैंने पूछा। नहीं, इसमें मेरा दम घुटता है। हमेशा मरे हुए फूलों और धूल की गंध आती रहती है। मुझे लगा वो कमरे के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है, पर मैं समझता था कि उसका मतलब क्या है। ये सच में एक अंदरूनी किस्म का कमरा था। ये एक औरत का कमरा था, नरम, सजावटी, बाहर की कठोर हवा से बचा हुआ। ये ऐसा कमरा नहीं था जिसमें कोई आदमी लंबे समय तक खुश रह सके। नहीं ऐसा कमरा जहाँ कोई आराम से बैठकर अखबार पढ़े, पाइप पिए और पैर फैलाए। फिर भी मुझे ये क्लेमेंसी के ऊपरी मंजिल वाले ठंडे नीरस कमरे से ज़्यादा पसंद था। कुल मिलाकर मुझे ऑपरेशन थिएटर जैसा कमरा पसंद नहीं, बल्कि ऐसा सजावटी कमरा अच्छा लगता है। क्लेमेंसी बोली, ये तो बस एक मंच है, मैग्डा के नाटकीय सीन के लिए पृष्ठभूमि। उसने मेरी ओर देखा। तुम्हें एहसास है ना कि अभी हमने क्या किया? एक्ट 2, फैमिली मीटिंग। ये सब मैग्डा ने तय किया था। इसका कोई मतलब नहीं था, न कुछ कहने को, न चर्चा करने को। सब तय हो चुका है, खत्म। उसकी आवाज़ में कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक तरह की संतुष्टि थी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, ओह समझते नहीं क्या, हम आज़ाद हैं आखिरकार। समझते नहीं कि रॉजर कितने सालों से दुखी था। उसे बिजनेस में कभी रुचि नहीं थी। उसे तो घोड़े, गाय और गांव के काम पसंद थे, लेकिन वो अपने पिता से बेहद प्यार करता था। सब करते थे। यही इस घर की समस्या है, बहुत ज़्यादा पारिवारिक बंधन। मेरा मतलब ये नहीं कि बूढ़े आदमी ने कभी उन पर जुल्म किया या उन्हें दबाया। नहीं, उसने उन्हें पैसे दिए और आज़ादी दी। वो उनसे बहुत प्यार करता था और वो सभी उससे जुड़े रहे। क्या इसमें कुछ गलत है? मैंने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि है। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाए तो तुम्हें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, खुद को पीछे कर लेना चाहिए ताकि वो तुम्हें भूल जाए। उन्हें मजबूर करना ये बहुत कठोर नहीं है, ज़बरदस्ती भी तो गलत है। अगर उसने खुद को इतना बड़ा व्यक्तित्व न बनाया होता। व्यक्तित्व बनाना नहीं पड़ता, मैंने कहा। वो खुद एक व्यक्तित्व था। हाँ, लेकिन वो रॉजर के लिए बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। रॉजर उन्हें पूछता था। वो हर काम वैसे ही करना चाहता था जैसा उसके पिता करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसके पिता ने एसोसिएटेड कैटरिंग उसे सौंपा दी। वो बूढ़े की शान और खुशी थी। रॉजर ने पूरी कोशिश की उसी रास्ते पर चलने की, लेकिन उसमें वो क्षमता ही नहीं थी। बिजनेस में रॉजर, हाँ, साफ कहूँ बेवकूफ़ है, और इसने उसका दिल लगभग तोड़ दिया। वो सालों से दुखी है, लगातार कोशिश करता रहा, देखता रहा कि सब बर्बाद हो रहा है। अचानक उसे कुछ बड़े आइडिया और योजनाएं सूझती जो हमेशा असफल रही और हालत और बिगाड़ दी। हर साल खुद को नाकाम महसूस करना कितना भयानक होता है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना दुखी रहा है। मुझे पता है। फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। तुमने सोचा और पुलिस को भी सुझाया कि रॉजर अपने पिता को मार सकता है पैसों के लिए। तुम्हें पता नहीं ये कितना कितना बेवकूफ़ाना है। अब मुझे पता है, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। जब रॉजर ने जाना कि अब इसे रोका नहीं जा सकता, कि गिरावट को आनी ही है, तो उसे असल में राहत मिली। हाँ, उसे राहत मिली। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसके पिता को पता चले, लेकिन किसी और चीज़ की नहीं। वो हमारे नए जीवन का इंतज़ार कर रहा था।
उसका चेहरा हल्का सा काँप गया और उसकी आवाज़ नरम हो गई। आप लोग कहाँ जाने वाले थे? मैंने पूछा। बारबाडोस। मेरे एक दूर के रिश्तेदार की थोड़ी पहले मृत्यु हो गई और उसने मुझे वहाँ एक छोटी सी संपत्ति छोड़ दी। ओह, बहुत कुछ नहीं। हम बहुत गरीब होते, लेकिन हम जीने का रास्ता निकाल लेते। बस जीने का खर्च बहुत कम होता। हम साथ होते, निश्चित सबसे दूर। उसने आह भरी। रॉजर एक हास्यास्पद इंसान है। उसे मेरी चिंता होती, मेरी गरीबी की। मुझे लगता है कि उसके मन में लेनाइट्स का पैसा वाला नज़रिया बहुत मजबूत है। जब मेरा पहला पति जीवित था, हम बहुत गरीब थे और रॉजर सोचता है कि मैं कितनी बहादुर और अद्भुत थी। उसे समझ नहीं आता कि मैं खुश थी, सच में खुश। उसके बाद मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई और फिर भी मैंने रिचर्ड को वैसे ही नहीं प्यार किया जैसा मैं रॉजर को करती हूँ। उसकी आंखें आधी बंद हो गई। मैं उसकी भावनाओं की गहराई को महसूस कर सकता था। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और कहा, तो तुम देख सकते हो, मैं किसी को भी पैसों के लिए नहीं मारती। मुझे पैसे पसंद ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन था कि उसने बिल्कुल वही कहा जो उसने सोचा। क्लेमेंसी लेनाइट्स उन दुर्लभ लोगों में से थी जिन्हें पैसों की लालच नहीं होती। उन्हें भव्यता पसंद नहीं, सादगी पसंद और संपत्ति पर संदेह होता है। फिर भी बहुत से लोग जिन्हें पैसे की व्यक्तिगत लालच नहीं होती, लेकिन उन्हें जो शक्ति पैसे से मिलती है उसे आकर्षित किया जा सकता है। मैंने कहा, आप खुद के लिए पैसे नहीं चाहती, लेकिन अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो पैसा बहुत कुछ रोचक कर सकता है। उदाहरण के लिए, ये रिसर्च में मदद कर सकता है। मैंने संदेह किया था कि क्लेमेंसी अपने काम में जुनूनी हो सकती है, लेकिन उसने बस कहा, मुझे शक है कि दान से कभी बहुत फ़ायदा होता है। ये आमतौर पर गलत तरीके से खर्च होता है। जिन चीज़ों की असली कीमत होती है वो किसी उत्साही और दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा ही हासिल होती है। महंगी मशीनरी, प्रशिक्षण और प्रयोग कभी वैसा नहीं करते जैसा आप सोचते हैं। इनका खर्च अक्सर गलत हाथों में चला जाता है। क्या आप बारबाडोस जाने पर अपना काम छोड़ देती? मैंने पूछा। तुम अब भी जा रहे हो, है ना? हाँ, जैसे ही पुलिस अनुमति देगी। नहीं, बारबाडोस में अपना काम नहीं छोड़ूंगी। और क्यों छोड़ूं? मुझे आलसी रहना पसंद नहीं। उसने अधीर होकर जोड़ा। काश ये सब जल्दी सुलझ जाए और हम यहाँ से चले जा सकें। क्लेमेंसी, मैंने कहा, क्या आपको ये बात का अंदाज़ा है कि ये किसने किया? मानकर कि आपका और रॉजर का इसमें कोई हाथ नहीं, और सच में मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आप लोगों का हो। आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपको तो कुछ अंदाज़ा तो होना ही चाहिए कि ये किसने किया। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। किसी को अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ये वैज्ञानिक नहीं है, उसने कहा। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ब्रेंडा और लॉरेंस पर अभी शक बना है। तो आप सोचती है कि उन्होंने किया? क्लेमेंसी ने कंधे उचका दिए। वो कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही, जैसे किसी आवाज़ को सुन रही हो। फिर कमरे से बाहर चली गई और दरवाजे पर एडिथ डी हैवलैंड से टकराई। एडिथ सीधे मेरे पास आई। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। मुझे अपने पिता की बातें याद आ गई। क्या ये वही था? लेकिन एडिथ डी हैवलैंड आगे बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई गलत धारणा नहीं बनी होगी, उसने कहा। फिलिप के बारे में मेरा मतलब है। फिलिप को समझना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें वो ठंडा और दूर दूर सा लगेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये बस उसका तरीका है, वो इसे बदल नहीं सकता। मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन वो बोलती ही चली गई। अभी जो हुआ रॉजर के बारे में, असल में वो कंजूस नहीं है। वो कभी पैसों के मामले में तंगदिल नहीं रहा और वो सच में बहुत प्यारा है, हमेशा से रहा है, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत होती है। मैंने ऐसे देखा जैसे मैं उसे समझने के लिए तैयार हूँ। वो आगे बोली, मुझे लगता है ये इसीलिए भी है क्योंकि वो अपने परिवार का दूसरा बच्चा था। अक्सर दूसरे बच्चे के साथ कुछ अलग होता है, वे कभी कभी अनचाहे से लगते हैं। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। बेशक सारे बच्चे एरिस्टाइड से बहुत प्यार करते थे और वो भी उनसे करता था, लेकिन रॉजर उसकी खास शान और खुशी था क्योंकि वो सबसे बड़ा था, पहला। और मुझे लगता है फिलिप ने इसे महसूस किया। वो खुद में सिमट गया
उसे किताबें और पुरानी बातें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग चीज़ें पसंद आने लगी। मुझे लगता है वो अंदर ही अंदर बहुत सुखी था। बच्चे सच में दुख झेलते हैं। वो रुकी और फिर बोली, असल में मेरा मतलब ये है कि फिलिप हमेशा से रॉजर से जलता रहा है। शायद उसे खुद इसका एहसास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रॉजर के असफल हो जाने से ये कहना बुरा लगता है और शायद फिलिप खुद भी इसे नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि फिलिप उतना दुखी नहीं है जितना उसे होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि वो अंदर ही अंदर खुश है कि रॉजर बेवकूफ़ बन गया। हाँ, मिस डी हैवलैंड ने कहा, मेरा मतलब बिल्कुल यही है। उसने थोड़ी त्योरी चढ़ाते हुए जोड़ा। मुझे दुख हुआ कि उसने तुरंत अपने भाई की मदद की पेशकश नहीं की। क्यों करनी चाहिए थी, मैंने कहा। आखिरकार रॉजर ने खुद ही सब बिगाड़ा है। वो बड़ा आदमी है, बच्चे भी नहीं हैं जिन्हें देखभाल की ज़रूरत हो। अगर वो बीमार होता या सच में ज़रूरतमंद तो परिवार उसकी मदद करता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रॉजर तो वैसे भी नई शुरुआत खुद करना ज़्यादा पसंद करेगा। ओह हाँ बिल्कुल, उसे तो बस क्लेमेंसी की चिंता है, और क्लेमेंसी एक अजीब इंसान है। उसे सच में असुविधा में रहना पसंद है, जैसे कि सिर्फ एक पुराना कप लेकर चाय पीना। आधुनिक सोच है शायद। उसे न तो पुराने समय की कद्र है, न ही सुंदरता की समझ। मैंने महसूस किया कि उसकी तेज़ नज़रें मुझे ऊपर से नीचे तक परख रही थी। सोफिया के लिए यह बहुत कठिन परीक्षा है, उसने कहा। मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी जवानी इस बोझ से दब रही है। मैं उन सबको बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो, रॉजर और फिलिप को, और अब सोफिया, यूस्टेस और जोसेफिन को भी, मार्शिया के बच्चे। हाँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो रुकी और फिर तीखे स्वर में जोड़ा, लेकिन याद रहे, ये सब पूजा पाठ की हद तक नहीं। वो अचानक मुड़ी और चली गई। मुझे ऐसा लगा कि उसकी आखिरी बात का कुछ गहरा मतलब था जो मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया।